चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? बात करना बंद कीजिए अब। आ जाइए। पिछले क्लास में पिछले क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे वहां से आगे बढ़ेंगे। जिनसे पूछेंगे प्रश्न जवाब वही देंगे, जिनसे पूछेंगे वही प्रश्नों का जवाब देंगे, दूसरा कोई नहीं देंगे। अगर देंगे तो फिर अगर मुंह खुला हुआ देख लिए तो पूरा पूछेंगे। चलिए ए रो ए खड़ा हो, उधर उधर उधर। बताइए नाबार्ड का मुख्यालय है? बोले तो समझ में नहीं आता है जी। है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय? बैठ जाइए। चलिए लड़का खड़ा हो जाइए। हाँ खड़ा होइए। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए, उधर उधर उधर। हाँ खड़ा होइए। अरे उधर पीछे पीछे। अरे उधर। हाँ खड़ा होइए ना जी। आगे पीछे वाले बैठिए। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैठ जाइए। चलिए आए टोपी, खड़ा हो जाइए उधर। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा हो जाइए उधर। शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ? बीकानेर। बैठ जाइए। ए लड़की ए खड़ा हो जाइए इधर, इधर इधर साइड वाली। हाँ खड़ा होइए। हाँ आगे वाली बैठी है। कहाँ है? 9 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे है। लखनऊ मारेंगे एक चाट मुंह लाल हो जाएगा। कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। गाय के प्रमुख नस्ल का नाम बोलिए। है शांत रहिए। हम्म 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 इक्कीस नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसका रिवीजन हो गया। ठीक है, पढ़ के आया कीजिए। आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, पढ़ के नहीं आते हैं ये एकदम बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं, बहुत गलत बात है, समझ गए? तो रिवीजन भी हो गया, देख ही लिए होंगे। गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर में, नहीं लिखाए हैं हम। प्रजनन केंद्र केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में, अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है और दोनों बात आपके नोट में लिखाए हुए हैं। ठीक है? हाँ तो कहाँ क्या लिखा हुआ हमको उससे क्या मतलब है? जो लिखा है कॉपी में याद रखिए सीधा, दोनों बात लिखाए हुए हैं। चलिए, तो जो है आपको
भैंस का नस्ल हम आपको बता दिए थे। अब इस चैप्टर में जो है थोड़ा बहुत और जानिए, और इसके बाद इस चैप्टर को फिर खत्म कर देंगे, और फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। अगला चैप्टर क्या है जी? सिंचाई और नहर। सिंचाई और नहर, ठीक है। पहले आइए, हैं क्या पीछे में? हाँ तो छूटा हुआ है तो हम क्या करें? चलिए आ जाइए। देखिए भैंस, 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 देखिए भैंस का पालन मुख्य तौर पर भारत के लोग दूध की पूर्ति के लिए मुख्य तौर पर भारत के लोग भैंस का पालन करते हैं। और अगर आप भैंस की बात करेंगे तो पूरे विश्व में आधा से अधिक भैंस भारतीय में है। मतलब पूरे विश्व में सर्वाधिक भैंस अपने देश भारत में है। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जिस राज्य में भैंसों की संख्या है वह राज्य है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा भैंस है। और जो भारतीय भैंस है, अगर आप भारतीय भैंस की बात करेंगे तो जो भारतीय भैंस है, भारतीय भैंस को जल भैंस कहा जाता है, जल भैंस कहा जाता है। और जो विदेशी भैंस है, विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। भारतीय भैंस को जल भैंस और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। और विश्व में सबसे बढ़िया या उत्तम नस्ल का भैंस आपको भारतवर्ष में ही देखने को मिलेगा, भारत में ही देखने को मिलेगा। और भारत के भीतर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की हम लोग बात करें तो जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ये हरियाणा के हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। नीचे से लिखिएगा भैंस। विश्व में आधे से अधिक भैंस, विश्व में आधे से अधिक भैंस विश्व में आधे से अधिक भैंस विश्व में आधे से अधिक भैंस भारत में, विश्व में आधे से अधिक भैंस भारत में है। भारत में सर्वाधिक संख्या में भैंसों की संख्या, भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऐसे लिखिए, भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। भारतीय भैंस को
जल भैंस, भारतीय भैंस को जल भैंस, भारतीय भैंस को जल भैंस तथा 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 विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, तथा विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, दलदली भैंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। चलिए अब देखिएगा, अगर आप बात करेंगे भैंस और गाय की, तो जो भैंस और गाय का पालन पोषण भारत के लोग मुख्य तौर पर करते हैं वो दूध की आपूर्ति को लेकर के करते हैं। कौन चीज की आपूर्ति को लेकर? दूध की आपूर्ति को लेकर करते हैं। अब देखिएगा, दूध के उत्पादन में वृद्धि हो सके, दूध के उत्पादन में वृद्धि हो सके, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा 2014 ईस्वी में एक योजना की शुरुआत की गई है। और भारत सरकार के द्वारा 2014 ईस्वी में जो योजना की शुरुआत की गई है, उस योजना को कहा जाता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 2014 ईस्वी में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। अब दूध के उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जा सकता है? अगर अच्छा नस्ल का भैंस हो, अच्छा नस्ल का गाय हो, अच्छा नस्ल का भैंस, अच्छा नस्ल का गाय अगर होता है तो वो एक दिन में 15 से 20 लीटर दूध देती है। और अगर खराब नस्ल की गाय या भैंस होती है तो वह एक दिन में लीटर 2 लीटर दूध देती है। तो जब भैंस या गाय ज्यादा दूध देगी तो स्वाभाविक सी बात है दूध उत्पादन में वृद्धि होगा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का तो लक्ष्य है दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। दूध के उत्पादन में वृद्धि कब हो सकता है? दूध के उत्पादन में वृद्धि तब हो सकता है जब अच्छे नस्ल के भैंस और गाय, जब अच्छे नस्ल के भैंस और गाय भारत में आएंगे तभी जाकर के जो है दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकता है। तो नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा आप नोट दे करके, दूध उत्पादन में 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 वृद्धि करने को लेकर दूध उत्पादन में वृद्धि करने को लेकर 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। 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 अब देखिए इसके बाद जो है आगे गाय है, गाय तो हो ही गया, बकरी है, भेड़ है, फिर जो है सुअर है, मुर्गी है। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन गाय जो है थोड़ा सा, गाय तो बता दी, बकरी थोड़ा सा जरूरी है। बकरी को जानिए आप थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बकरी से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछा है, तो बकरी को थोड़ा सा आप जानिएगा।
बकरी। देखिए, है हल्ला क्या कर रहे है? बकरी। देखिए, बकरी का पालन मानव मुख्यतः दो चीजों की प्राप्ति को लेकर करता है। पहला दूध, दूसरा मांस और तीसरा ऊन। दो नहीं, तीन। बकरी का पालन मानव मुख्यतः तीन उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर करता है। एक दूध उत्पादन, दूसरा मांस और तीसरा ऊन। देखिए, अगर आप बकरी की बात करेंगे तो देखिए, बकरी के कई सारे किस्म हैं, कई सारे बकरी के नस्ल हैं। बकरी के नस्लों में एक नस्ल है जमनापुरी, एक नस्ल है जमनापुरी। एक नस्ल है बलूची। और एक नस्ल है पश्मीना। पश्मीना ऊन है, ठीक है, पश्मीना। देखिए, जो बकरी का नस्ल जमनापुरी है, यह अधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। जैसे गाय में साहीवाल अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, उसी प्रकार से जो जमनापुरी है, यह अधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। फिर आपको बलूची। जो बलूची किस्म का बकरी होता है, इसका मांस अच्छा होता है। मांस के लिए बलूची किस्म का बकरी प्रसिद्ध है। बलूची किस्म का बकरी जो है मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और पश्मीना एक प्रकार का ऊन होता है। और पश्मीना ऊन की अगर आप बात करेंगे तो पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त होता है। विशेष तौर पर कश्मीर के क्षेत्र में जो बकरी पाई जाती है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो बकरी पाई जाती है, उस बकरी से पश्मीना नामक ऊन की प्राप्ति होती है। एक आपको अंगोरा ऊन होता है। अंगोरा ऊन की अगर आप बात करेंगे तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति भेड़ से होती है, भेड़ से, समझिए, भेड़ से होती है। और देखिए, जिस प्रकार से बकरी का पालन ऊन और मांस के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से भेड़ के पालन की अगर हम लोग बात करें तो भेड़ का जो पालन किया जाता है, वह आपको भेड़ का पालन ऊन प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूध प्राप्ति के लिए, भेड़ दूध भी देता है, दूध प्राप्ति के लिए भी भेड़ का पालन किया जाता है। तो ऊन की प्राप्ति, दूध की प्राप्ति और मांस, भेड़ का लोग मांस भी खाता है, समझ गए। अरे आदमी का बस चले तो आदमी को काट के खा जाए, समझे। लेकिन आदमी को जो है इतना ये नहीं होना चाहिए, इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। हर जीव में आत्मा होता है, समझे। तो जो अंगोरा ऊन है, अंगोरा ऊन की प्राप्ति भेड़ से होती है। किससे होती है? भेड़ से होती है। और पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है। आपसे पूछा जाता है पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है, तो बकरी से। और अंगोरा ऊन की प्राप्ति किससे होती है? भेड़ से। किससे? भेड़ से। अब समझिएगा, बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है। महात्मा गांधी को आप जानते होंगे, महात्मा गांधी बचपन में बकरी का दूध पिया करते थे। और आप अपने समाज में बहुत सारे तो नहीं, एक्का दुक्का लोग को जरूर जानते होंगे जो बकरी का दूध पिया होगा। और जो बकरी का दूध पीता उसका हड्डी बड़ी मजबूत रहता है, समझ गए। और बकरी के दूध की अगर आप बात करेंगे तो बकरी के दूध में गाय और भैंस के दूध में जितना आयरन होता है ना, आयरन यानी लोहा। अब लोहा मतलब इछोर वाला लोहा ना,
छड़ वाला लोहा ना है, हाँ विटामिन वाला, हाँ लोहा। गाय और भैंस के दूध में जितना लोहा है, जितना आयरन है, उसके तुलना में 10 गुना ज्यादा आयरन बकरी के दूध में होता है। गाय का दूध आप 1 लीटर पीजिए, जितना आयरन मिलेगा, बकरी का दूध 100 ग्राम पी लीजिए, उतना आयरन आपको मिल जाएगा। समझ गए? और बकरी का दूध काफी महंगा होता है, हाँ काफी महंगा होता है बकरी का दूध। और बकरी का दूध विशेष तौर पर जब डेंगू होता है ना, डेंगू होता है, तो डेंगू बुखार में सेवन करने के लिए दिया जाता है। डेंगू बुखार में सेवन करने के लिए बकरी का दूध दिया जाता है, तो काफी फायदेमंद होता है बकरी का दूध। और अगर आप बकरी की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अगर आप बात करेंगे बकरी का, तो बकरी भी सबसे ज्यादा अपना भारत में है। और भारत में सबसे ज्यादा बकरी राजस्थान में है। भारत में सबसे ज्यादा बकरी कहां है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। और बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है, गरीबों का गाय कहा जाता है। और देखिए, अगर जीवन में कुछ नहीं होगा ना, बकरी पालन कीजिएगा। मेहनत है, पैसों बहुत। समझ गए? हम तो कुछ दिन में बकरी पालन शुरू करने वाले हैं, समझे? किसी को देंगे, ठीक है, किसी को देंगे, बकरी फार्म खोल देंगे, वो अपना करेगा, समझे? बढ़िया बिजनेस है। मुर्गी पालन सबसे बहुत बढ़िया बिजनेस है। मुर्गी सब तो तुरंते मर जाता है, बकरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी होता है, बकरी जल्दी मरता उड़ता ना है। बकरी पालन में एकदम बहुत पैसा है। लिखिए, लिखिए, लिखिएगा डैश दे करके, बकरी डैश देकर। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। 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 गाय और भैंस के दूध के तुलना में, गाय और भैंस के दूध के तुलना में गाय और भैंस के दूध के तुलना में बकरी के दूध में 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। बकरी के दूध में 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। बकरी के दूध में 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। बकरी के दूध में 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। बकरी के दूध में 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम, म ख दू म,
उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट जमनापुरी बकरी का नस्ल, नेक्स्ट पॉइंट, जमनापुरी बकरी का नस्ल, जमनापुरी बकरी का नस्ल, जमनापुरी बकरी का नस्ल जमनापुरी बकरी का नस्ल अधिक दूध, अधिक दूध, अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बलूची बकरी का नस्ल, बलूची बोर्ड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बलूची बकरी का नस्ल बलूची बकरी का नस्ल मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ से ना खरगोश होगा यहां ना, एगो बात गलती बता दिए थे, अंगोरा उन भेड़ नहीं खरगोश से प्राप्त होता है, सॉरी खरगोश से प्राप्त होता है। हे उधर का हुआ हो आए, तो ये कैसे हो गया, ये आधा कैसे गायब हो गया। आए दिखाई दे रहा है जी, पीछे वाले लोग ना। अच्छा ठीक है, हाँ मोबाइल जला रहा है सब। ये लाइट का है कट गया, आधा क्लासरूम का लाइट तो नहीं कटता था पहले कभी, ये नया बीमारी है। शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा ना जाएगा। हाँ देखिए ये फुल सर्किट हो गया। चलिए आगे लिखिएगा, पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होता है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होता है, वहीं अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होता है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होता है, वहीं अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होता है। वहीं अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होता है। खरगोश से होता है, ठीक है। चलिए हो गया, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा जरूरी है ने और सब। चलिए अब हम अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ हाँ सुनिए ना, बात कर रहे हैं ना, आपका क्या क्या समस्या हमको पता है ना। ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, यही ना अल्लाह कर रहे। हाँ ऑब्जेक्टिव कितना चैप्टर तक हुआ है, सिर्फ 2 चैप्टर हुआ, उसके बाद नहीं मिला है। कौन कौन चैप्टर हो गया, भारत एक परिचय और भारत के पर्वत पठार मैदान, उसके बाद नदी उदी से नहीं मिला। अच्छा हल्ला मत कीजिए, अरे हल्ला काहे कर रहे हैं, हल्ला करने से कुछ हो जाएगा, हल्ला करने से तो कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा। आए अच्छा ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव जो है ना, क्या नंबर चैप्टर है ये आज जो शुरू करेंगे अब,
नमा। और 10वां में क्या है देखिए, भारत की परिवहन व्यवस्था। सुनिए, 9 नंबर चैप्टर और 10 नंबर चैप्टर पढ़ लीजिए। 9 और 10 पढ़ लीजिए, और 9 और 10 जब पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव होना शुरू हो जाएगा, समझे। 9 और 10 पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आए, वनस्पति नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। आप लोग हल्ला किए थे, कुछ किए थे। अच्छा, पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। वनस्पति पढ़िएगा, हेडिंग मारिए वनस्पति, मारा हुआ है। हाँ, और पेज छोड़े थे, पढ़ाए भी थे। दीजिए तो, रुकिए 1 मिनट देखने। पढ़ाए हुए हैं जी, आप लोग बोल रहे नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए हुए तो हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। और हाँ, इसमें जो है बाकी क्या क्या है, इसमें बाकी है बता रहे हैं। इसमें बाकी है वन रिपोर्ट 2021, वन रिपोर्ट जो 2021 में है वो पढ़ाना बाकी है। और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान सब, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सब, ये सब बाकी है। हाँ, पढ़ाना बाकी है, ठीक है। लेकिन जो मूल तथ्य था, मूल बात था, वो बता दिए। जो वनस्पति का मूल चीज है वो बता दिए। इसमें बहुत कुछ है, तो आगे जो है ना पहले पढ़ लीजिए। वनस्पति पढ़िएगा। अब लास्ट में पढ़ लीजिएगा वनस्पति, लास्ट में पढ़ा देंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान सब तो लास्ट में पढ़ने का चीजें है, समझे। तो आगे हेडिंग मारिएगा सिंचाई और नहर। हमको लगा कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं वनस्पति, थोड़ा बहुत तो पढ़ेबे के, मूल चीज तो दे ही दिए, ठीक है। लिखिए सिंचाई और नहर। 9 नंबर चैप्टर 9वां 10वां पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पक्का होगा। उसके बाद क्या करेंगे पता है, सब्जेक्टिव भी लेते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेते जाएंगे, दोनों साथ लेते जाएंगे। तब तक में ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है। ऑनलाइन वाला सब क्या क्या बोल रहा है, वही ऑब्जेक्टिव होगा होगा होगा। अरे बोले हैं होगा महाराज, होगा, काहे चिंता करते हैं, ठीक है। अरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी तो वही सब रहता है महाराज, ऐसा थोड़े कुछ अलग रहता है। क्या हुआ, सिंचाई और नहर, सिंचाई और नहर। नहर है, सुनिए, भारत, सिंचाई और नहर। देखिए, आप सब लोग जानते हैं और कई दफा हम आपको बताए भी हैं कि भारत की अगर हम लोग बात करें तो जो भारत है यह एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के 50% से अधिक लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। और जब आप कृषि करेंगे, मतलब जब आप गेहूं चावल उगाएंगे, तो गेहूं चावल को पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं चावल जब आप खेत में बोते हैं तो उसको पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आप मानव हैं, आप खाना खाते हैं, आपको अपना खाना पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप खाना खा लेते हैं और साथ ही साथ पानी भी पीते हैं तो आपका खाना पच जाता है। लेकिन अगर आप
खाना खाए और पानी ना पिए, बताइए खाना पचेगा? एज ए मानव आप सोचिए थोड़ा सा। और अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप आज रात में जाइएगा, 12 गो रोटी ढकोस लीजिएगा और पानी नहीं पीजिएगा। सुबह में देखिएगा पचा कि नहीं पचा, पता चल जाएगा। तो नहीं पचेगा, पक्का नहीं पचेगा। उसी प्रकार से आप मान लिया जाए कि खेत में गेहूं लगा दिए, धान लगा दिए, मटर लगा दिए, सरसों लगा दिए, मक्का लगा दिए, आलू लगा दिए, कुछ भी आप लगा दीजिए। हर प्रकार के फसल को अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। किसी को 50 से 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता, किसी को 100 से 150 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता, किसी को 150 से 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो गेहूं, चावल, आलू, मक्का सबको पानी की आवश्यकता होती है। अब जो भारत के भीतर खेत में लगे फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, उस पानी की पूर्ति जिस कृत्रिम तरीका से किया जाता है उसी को सिंचाई कहा जाता है। भारत के भीतर खेत में लगे फसलों को पानी की पूर्ति जिस कृत्रिम तरीका से किया जाता है उसी को सिंचाई कहा जाता है। अब जो भारत में फसल लगे होते हैं उसको पानी की पूर्ति वर्षा से भी हो जाता, वर्षा से भी हो जाता है, वर्षा से होता है। किसान आप देखते होंगे खेत में जब फसल बोने का काम करता है तो किसान वर्षा का इंतजार करता है, वर्षा हो धान बोएंगे। और अगर वर्षा नहीं होता है तो फिर ना चाहते हुए भी किसान को धान की बुआई करने को लेकर पंपिंग सेट से खेत तक पानी पहुंचाना पड़ता है और तब जाकर के धान की बुआई किसान करते हैं। और अगर बारिश हो गया, खेत में पानी लग गया तो धान की बुआई आराम से हो जाती है। लेकिन अगर खेत में पानी नहीं लगा, पानी नहीं हुआ, तो फिर किसान पंपिंग सेट लगा करके मशीन से पानी अपने खेत तक पहुंचाने का काम करता है, हां या ना? करता है। तो ये जो किसान अपने खेत तक पानी को पहुंचाता है इसी को तो सिंचाई कहा जाता है, इसी को सिंचाई कहा जाता है। और भारत में अगर बात सिंचाई की करें तो भारत में सिंचाई के कई साधन हैं। भारत में कुआं से सिंचाई होता है। अब कहिएगा कुआं से सिंचाई कैसे होता है? कुआं में पानी होता है, पाइप गिरा दिया जाता है कुआं में, मशीन चला दिया जाता है, मशीन कुआं के पानी को फेंकता है ना, और फिर उस पानी को खेत तक पहुंचा दिया जाता है। कुआं से सिंचाई होता है, नलकूप से सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई होता है, बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई होता है, तालाब से सिंचाई होता है। ये सभी भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। और भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वह कुआं और नलकूप, कुआं और नलकूप। कुआं और नलकूप की अगर आप बात करेंगे तो भारत के अगर 100% भूभाग में सिंचाई हो रहा है तो उसमें से लगभग 62% भूभाग में सिंचाई कुआं और नलकूप से ही होता है। वहीं सिंचाई का जो दूसरा साधन है वह है आपको नहर। सिंचाई का दूसरा साधन नहर है। नहर से भारत के कुल भूभाग के 24% से अधिक भूभाग पर सिंचाई होता है। 24% से अधिक भूभाग पर सिंचाई होता है। तो देखिए ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा गया है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो आंसर हो जाएगा कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप। एक प्रश्न पूछा गया है, भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे प्रमुख साधन कौन है? तो नहर। कौन है? नहर। कौन है? नहर। नहर।
देखिए इसके बाद फिर तालाब है, तालाब है। अब इसके अलावे देखिएगा, अगर बात कुआं और नलकूप की करें तो कुआं और नलकूप से तो पूरे भारतवर्ष में सिंचाई होता है, पूरे भारतवर्ष में सिंचाई होता है। लेकिन आप भारत को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहर, 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 नहर। उत्तरी भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहर, नहर। और दक्षिणी भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है तालाब, 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 तालाब या जलाशय या पोखर। समझ गए? आपको उत्तरी भारत में ही बहुत सारे नहर मिल जाएंगे। राजस्थान नहर मिल जाएगा, यमुना नहर मिल जाएगा, कोसी नहर मिल जाएगा, गंग नहर मिल जाएगा, बहुत सारे नहर आपको मिल जाएंगे। अब आप जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं, आपको पिछला चैप्टर में एक बात बताए थे, भारत में जो कृषि जोत है, भारत में जो कृषि जोत है, कृषि जोत को 5 भाग में बांटा गया है। सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, बड़ी जोत, बताएं ना। उसी प्रकार से भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। भारत में जो सिंचाई परियोजना है, अगर सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में सिंचाई परियोजना को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसमें एक बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, एक होता है आपको मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक होता है आपको लघु सिंचाई परियोजना, एक होता है आपको लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। अब कहिएगा बृहद सिंचाई परियोजना क्या होता है, मध्यम सिंचाई परियोजना क्या होता है और लघु सिंचाई परियोजना क्या होता है। देखिए, बृहद सिंचाई परियोजना उस सिंचाई परियोजना को कहा जाता है जिस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से बृहद सिंचाई परियोजना उस सिंचाई परियोजना को कहा जाता है जिस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, उसी को बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना उस सिंचाई परियोजना को कहा जाता है जिसके अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अंतर्गत आता है, सिंचाई के अंतर्गत आता है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो सिंचाई का कार्य होता है, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो सिंचाई का कार्य होता है वह बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से होता है, वह बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से होता है, बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से होता है। अब कहिएगा आप बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, तो आप याद कीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना नहीं पढ़ा है जीवन में, तो कभी पढ़े भी नहीं किए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। ए लड़की, ए खड़ा हो, ब्लैक कपड़ा, हाँ खड़ा हो, मारेंगे एक चाट गाले लाल हो जाएगा।
नहीं पढ़े हैं? कॉपी दीजिए, तो कॉपी दीजिए, तो कॉपी दीजिए ना, छूटा हुआ है। खड़ा रहिए, घर काहे गए? नहीं जाना चाहिए घर। खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा हो, उधर खड़ा हो। हाँ, आगे वाले बैठिए, आगे वाले, अरे आगे वाले बैठिए ना। हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछे हैं, ये नहीं है, जवाब क्या दे रहे? बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? जवाहरलाल। बैठ जाइए। लड़की खड़ा हो। आजाद भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1948, नाम क्या है? नाम पूछ रहे हैं हम, हैं? आजाद भारत का प्रथम नदी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? नाम हम आपसे पूछ रहे हैं। मारेंगे, दांत निकालेगी, मुंह तोड़ देंगे हम। तिलैया बांध कौन नदी पर है? नहीं पढ़े हैं? आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। फेंक देंगे हम सीधा, मर जाइएगा। जिसको उठा रहे हैं वो बोलना नहीं है पढ़े हैं, तो पढ़ाए हैं किसको? बोर्ड को। लड़की, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, बताइए। बताइएगा, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना कौन नदी पर है? नहीं बताए थे जी। आप याद कीजिए, कितना टाइम दे करके बताए थे, कितना बढ़िया से बताए थे, कितना बढ़िया से बताए, लिखाए, याद करवाए, नहीं करवाए थे? सब चीज करवाए थे। खड़ा रहिए सब। तो इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना आता है, यानी जो बृहद सिंचाई यानी बड़े भूभाग होते हैं वहां पर सिंचाई होता है बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा। आगे मध्यम सिंचाई परियोजना, वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच कृषि योग्य भूमि आता है, उसी को मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई कार्य नहर के द्वारा होता है। इसके बाद लघु सिंचाई परियोजना, वैसी सिंचाई परियोजना जिस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है, वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि आता है, 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि आता है, उसी को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो अधिकतर भूभाग पर सिंचाई का कार्य होता है वह लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होता है। भारत में अधिकतर भूभाग पर जो सिंचाई का कार्य होता है वह लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होता है, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होता है, समझ गए? और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो सिंचाई होता है वह कुआं, नलकूप, तालाब, कुआं, नलकूप, तालाब जो है, कुआं, नलकूप, तालाब के माध्यम से जो सिंचाई होता है, कुआं, नलकूप, तालाब के माध्यम से जो सिंचाई होता है, ये आपको लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। नहर के माध्यम से जो सिंचाई होता है ये मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। और बड़े बड़े नदियों पर बने बांध के पानी को रोककर वहां से जो सिंचाई का कार्य किया जाता है वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। और यह बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है सिंचाई उसी पद्धति के तहत होता है। कुछ समझ में आया है? तो यहां पर जानते हैं, परीक्षा के लिहाज से जो बात आपको याद रखना है, परीक्षा के लिहाज से एक बात यह याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन परियोजना के अंतर्गत होते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन परियोजना के अंतर्गत होते हैं? लघु। कौन परियोजना के अंतर्गत? लघु। लघु, ये बात याद रखना है। बाद बाकी बात नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा
हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है, परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी बात आपसे पूछा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना कृषि योग्य भूमि आता है, मध्यम के अंतर्गत कितना कृषि योग्य भूमि आता है, और लघु के अंतर्गत कितना कृषि योग्य भूमि आता है। तो बृहद के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में, और लघु के अंतर्गत जो है 2 हेक्टेयर से कम। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। बात समझ में आया? आए? और देखिए एक बात और, विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र चीन में है। विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र चीन में है। वही सिंचित क्षेत्र के मामलों में भारत का स्थान जो है दूसरा है। भारत का स्थान कौन है? दूसरा। समझ गए? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। खड़ा होकर के ही आप लोग लिखिए, पढ़िएगा नहीं तो सजा तो मिलेगा। लिखिए, सिंचाई। पढ़ते ना आप लोग भाई, यही दिक्कत है। लिखिएगा, कृत्रिम तरीका से कृत्रिम तरीका से कृत्रिम तरीका से खेत में खड़ी फसलों तक कृत्रिम तरीका से खेत में खड़ी फसलों तक पानी पहुंचाना ही सिंचाई कहलाता है। पानी पहुंचाना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। फुल स्टॉप। सिंचाई कहलाता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। खड़ी 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 नहीं समझते हैं? जब मारेंगे एक झापर ना। खरीफ लिखी है जी। देखती है चप्पल। खड़ी फसल बोल रहे तो खरीफ लिख रही है। 10 नंबर चप्पल अटता है मेरे पैर में, समझे? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। सब खरीफे लिखी है। सही में लड़की लोग को बुद्धि नहीं होता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। भारत में सिंचाई का सबसे, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। वहीं 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 दूसरा सबसे प्रमुख साधन वहीं दूसरा सबसे प्रमुख साधन
वहीं दूसरा सबसे प्रमुख साधन नहर है। वहीं दूसरा सबसे प्रमुख साधन नहर है। आगे नीचे से लिखिएगा। अब नीचे से लिखिएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहर है। तो वहीं दक्षिण भारत में तालाब है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में देखने को मिलता है। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में देखने को मिलता है। तो वहीं सिंचित क्षेत्रों के मामलों में भारत का दूसरा स्थान है। तो वहीं सिंचित क्षेत्रों के मामलों में भारत का दूसरा स्थान है। तो वहीं सिंचित क्षेत्र के मामलों में भारत का दूसरा स्थान है। आगे लिखिएगा। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, डैश देकर लिखिए। बैठ जाइए, अब हम भी बैठ रहे हैं। पढ़ती उड़ती नहीं है जी, है? चप्पल से चपलाएंगे अब लड़की सबको, लड़का को जूता से। देखिए ये सबको कौन चीज नीचे से खटमल काटता है। लिखिए, बृहद सिंचाई परियोजना, वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत
10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि आते हैं, उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना आता है। 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 आगे मध्यम सिंचाई परियोजना। डैश देकर वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच 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 कृषि योग्य भूमि आती है। कृषि योग्य भूमि आती है, उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर से सिंचाई किया जाता है। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर से सिंचाई किया जाता है। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर से सिंचाई किया जाता है। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर से सिंचाई किया जाता है। नहर से सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना डैश देकर वैसी सिंचाई परियोजना वैसी सिंचाई परियोजना वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि आता है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि आता है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि आता है, उसे लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है।
उसे लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। नीचे से नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा। एक मिनट नहीं एक मिनट जहां लिखे हैं उसी में लिखिए, उसके बाद नोट देकर लिखाएंगे। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब, इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब, इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब से सिंचाई किया जाता है। अब नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर का जी हीरो बन के आए हैं जी। दीजिए तो ही दीजिए हाँ दीजिए। कंपनियों ही गड़बड़ है। लीजिए तो हम जाने लेंगे, हमको दे दीजिएगा, मेरे गाड़ी में दे दीजिएगा ये, ठीक है। चलिए है हल्ला काय कर रहे हैं। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर सिंचाई, अब 10 गो ले जाएंगे ना तभी लोग लाना बंद करेगा। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना, भारत के सर्वाधिक भूभाग पर सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए आगे सुनिएगा। अब सिंचाई कई प्रकार के होते हैं, जैसे एगो ड्रिप सिंचाई होता है, एगो सतही सिंचाई होता है, एगो फव्वारा सिंचाई होता है, एगो फर्टिगेशन सिंचाई होता है। ये सब सिंचाई के प्रकार है, समझ गए? समझ रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? देखिए सिंचाई कई प्रकार से होते हैं। एगो ड्रिप सिंचाई होता है, एगो फर्टिगेशन, फव्वारा, सतही। तब इसी सब को समझना है। सबसे पहले ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई समझिएगा, है समझिए पहले, है समझ रहे हैं? देखिए अगर बात हम लोग ड्रिप सिंचाई की करें, अगर बात हम लोग ड्रिप सिंचाई की करें, तो जो ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई, टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई, या बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। बूंद सिंचाई भी कहा जाता है, बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है कि जब किसी पौधे के जड़ में, जब किसी पौधे के जड़ में बूंद बूंद करके पानी टपका कर सिंचाई किया जाता है, तो उसी को टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। और देखिए इस सिंचाई से क्या होता है जानते हैं? पानी बर्बाद होने से बचता है, पानी बर्बाद होने से बचता है। जैसे आप पंपिंग सेट चला दिए
नाला बना दिए, पानी जा रहा है, खेत तक पहुंच गया। इसमें पानी का बर्बादी बहुत अधिक होता है। कहीं नाला टूट गया, पानी दूसरे दिशा में बह रहा है, समझ, दूसरे खेत में पानी बहने लगा। इसके बाद फिर पाइप लगा करके जो आप करते हैं उसमें पानी की बर्बादी कम होती है, पानी की बर्बादी कम होती है। और ये जो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से किया जाता है, यानी पानी पौधा के जड़ में जाकर पानी दिया जाता है पौधा के, तो इससे पानी की बचत होती है और जल ही जीवन है। इस पृथ्वी पर जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन पृथ्वी के 71% भूभाग पर तो जले है, 29% भूभाग पर स्थल है, लेकिन पीने योग्य पानी कितना, 2.5%। तो पीने योग्य पानी की काफी कमी है। तो ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई उस सिंचाई को कहा जाता है जिस सिंचाई के अंतर्गत जो है पौधे के जड़ में पानी बूंद बूंद टपका कर सिंचाई किया जाता है, इसी को बूंद सिंचाई कहा जाता है। और इसकी खोज करने वाला देश है इजराइल। कौन है? इजराइल। जानते हैं यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है कि ड्रिप सिंचाई का खोजकर्ता कौन देश है, तो आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिहाज से यही बात महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक है फर्टिगेशन। एक क्या है? फर्टिगेशन सिंचाई। फर्टिगेशन सिंचाई समझिएगा, फर्टिगेशन सिंचाई क्या होता है। देखिए, आप देखते होंगे किसान पहले खेत में पानी देता है, पानी देने के कुछ दिन बाद खाद छींटता है, खाद, यूरिया, पोटास या जो भी होता है, जिस फसल के लिए जो रासायनिक खाद आवश्यक वो छींटता है। छींटता है कि नहीं छींटता है? छींटता है। अब कहीं कहीं किसान क्या करते हैं, पानी में उर्वरक मिला देते हैं, पानी में उर्वरक मिला देते हैं और उस पानी से खेत को पटा देता है। इस तरीका से जो सिंचाई होता है उसी को फर्टिगेशन सिंचाई कहते हैं। आप आधा सीधा समझे होंगे, पूरा समझिए। देखिए, जब किसान या जब जल में उर्वरक मिलाकर, जब जल में उर्वरक मिलाकर सिंचाई की जाती है, मतलब पटवन और खाद दोनों एक साथ पड़ जाता है, पटवन और खाद दोनों एक साथ पड़ जाता है। जब जल में उर्वरक मिलाकर सिंचाई की जाती है तो इसी सिंचाई को फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है। और फर्टिगेशन सिंचाई के विषय में यह बात याद रखना है कि जब जल में उर्वरक मिलाकर सिंचाई किया जाता है तो उसी को फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है, यह बात याद रखना है। और फर्टिगेशन सिंचाई का भी जन्मदाता देश इजराइल ही है। कौन है? इजराइल ही। तो फर्टिगेशन सिंचाई में दोनों बात याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिए, फर्टिगेशन सिंचाई। कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फर्टिगेशन सिंचाई, फर्टिगेशन सिंचाई लिखिएगा, जब जल में उर्वरक जब जल में उर्वरक अच्छे से मिलाकर अच्छे से, जब जल में उर्वरक अच्छे से मिलाकर, यही लिखे, जब जल में उर्वरक अच्छे से मिलाकर सिंचाई की जाती है
तो उसे तो उसे तो उसे फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है। तो उसे फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है। तो उसे फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है। फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है। इस सिंचाई का खोजकर्ता देश इजराइल को माना जाता है। इस सिंचाई का खोजकर्ता देश इजराइल को माना जाता है। इजराइल को माना जाता है। इजराइल को माना जाता है। नेक्स्ट, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जल पौधों के जड़ में इसके अंतर्गत जल पौधों के जड़ में इसके अंतर्गत जल पौधों के जड़ में सीधे तौर पर गिराकर सिंचाई की जाती है। सीधे तौर पर गिराकर सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई से जल को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जल को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई का खोजकर्ता देश इस सिंचाई का खोजकर्ता देश इस सिंचाई का खोजकर्ता देश इजराइल को माना जाता है। इजराइल को माना जाता है। इजराइल को माना जाता है। चलिए, आइए आज जितना पढ़े हैं याद करते हैं। आइए, विश्व में सबसे ज्यादा भैंस कौन देश में? कौन देश में? भारत। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा भैंस? उत्तर। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा भैंस? भारतीय भैंस को क्या कहा जाए? भारतीय भैंस को? विदेशी भैंस को? विदेशी भैंस को? अच्छा, भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है? हरियाणा के हिसार। भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान। अच्छा, कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध? कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए? मांस के लिए प्रसिद्ध। मांस के लिए प्रसिद्ध। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता? पश्मीना ऊन, अंगोरा ऊन, खरगोश, अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन। अच्छा, गरीबों का गाय किसे कहा जाए? गरीबों का गाय बकरी। आगे बताइएगा। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम। बकरी अनुसंधान केंद्र
बकरी अनुसंधान केंद्र, मखदूम। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, दूसरा प्रमुख साधन, दूसरा प्रमुख साधन। उत्तर भारत में सिंचाई कौन चीज से होता है? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत तालाब, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन देश में? विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन देश में? कौन देश में? भारत का स्थान, भारत का स्थान। विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन देश में? भारत का स्थान। भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांट, कौन कौन? बृहद, मध्यम और बृहद, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना भूमि? 10 हेक्टेयर से। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना भूमि? मध्यम के अंतर्गत, मध्यम के अंतर्गत, लघु के अंतर्गत, लघु के अंतर्गत, लघु के अंतर्गत। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन कौन परियोजना आए? भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन परियोजना, कौन परियोजना के अंतर्गत? कौन परियोजना? ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सिंचाई का खोज करता देश, ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सिंचाई का खोज करता देश कौन है? कौन है? अच्छा, कौन सिंचाई में जल और उर्वरक दोनों एक साथ मिला है? किसमें? आए? क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों को।